जी बेटा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो ईएमएफ है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस तरह से फाइंड करते हैं, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। आज हमने पढ़ना है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या होता है? ओहम्स लॉ जो है वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में क्या रिलेशनशिप है, ये हमें बताता है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजर रहा हो तो उस कंडक्टर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है बैटरी की वजह से, उसकी वजह से करंट पे क्या फर्क पड़ता है, या करंट जो है वो कितना ज्यादा गुजरेगा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, कैसे लिंक होता है, ये सब कुछ हमने ओहम्स लॉ में पढ़ना है। तो ओहम्स लॉ जो है ये अप्लाई होता है कंडक्टर्स पे। सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है, ओहम्स लॉ जो है वो किस पे अप्लाई होता है? कंडक्टर्स पे। कंडक्टर्स में से करंट गुजर रहा हो तो ओहम्स लॉ को हम अप्लाई करते हैं। तो ओहम जो है वो साइमन ओहम एक साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ प्रेजेंट किया था, उसी के नाम पे ये लॉ का नाम है ओहम्स लॉ। इसमें एक तो बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कंडक्टर्स के ऊपर ये अप्लाई होता है। दूसरी बात ये कि ओहम्स लॉ जो है वो तब तक एप्लीकेबल है जब तक उस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट में चेंज ना आए। फिजिकल स्टेट में चेंज आने से क्या मुराद है कि कंडक्टर अगर सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा, तब तक ओहम्स लॉ अप्लाई होगा। अगर वो कंडक्टर मेल्ट हो गया तो फिर ओहम्स लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि वायर है, वायर बेसिकली कंडक्टर है, तो वायर के अंदर से कितना करंट गुजर रहा है ये डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। ओहम ने ये हमें बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। और दूसरी बात कि ये लॉ कब तक अप्लाइड रहता है? जब तक उस कंडक्टर की जो स्टेट है वो चेंज ना हो। यानी कि वायर है, उसमें जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें उतना करंट गुजरता जाएगा, लेकिन उसकी स्टेट में चेंज ना आए। अगर वायर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से, ज़्यादा करंट गुजरने से मेल्ट हो गई है तो हम लॉ उस पर अप्लाई नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं होगा कि आप हमेशा वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो करंट बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। उस वायर में से, उस कंडक्टर में से करंट गुजरने का एक लिमिट भी है। वो जो लिमिट है उस वजह उससे ज्यादा करंट गुजरेगा, वायर जो है वो हीट अप हो जाएगी तो मेल्ट हो जाएगी, तब वो हम उस पर अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज व्हेन वी आर अप्लाइंग ओहम्स लॉ। सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है वो देखें। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ क्या है? कहता है द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, provided the temperature and physical state of the conductor does not change। कहता किसी भी कंडक्टर में से कितना करंट गुजरेगा ये डिपेंड करता है कि उस पे हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट गुजरेगा। और कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज। टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट जो है कंडक्टर की, उसमें कोई चेंज ना आ रहा हो। अगर उसमें चेंज आ गया तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली लिखने के लिए हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यूज करना है। वो यहाँ पे नहीं बना हुआ, मैं आपको बना के बता देता हूँ। इस तरह से आई प्रोपोर्शनल टू वी है, पहले आई प्रोपोर्शनल टू वी, और उसके बाद फिर एक दफ़ा अगर हम इसको सीधा करके लिखें v प्रोपोर्शनल टू आई लिख सकते हैं इस तरह से। और फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब ख़त्म करेंगे तो v इज़ इक्वल टू आई आर। इसमें जो r है दैट इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि मैं अगले टॉपिक्स में जाके आपको बताऊंगा ये रेजिस्टेंस क्या होती है। आर जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर।
ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब कि करंट के फ्लो में जो रुकावट आती है, जो करंट के फ्लो में रुकावट आती है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो होता है ओहम। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। और ओहम का जो सिंबल है वो क्या होता है, वो देखें नेक्स्ट पेज पे। ये ओमेगा सिंबल है इसका, ये वाला। ओहम के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में है कि इफ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन करंट आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी, अ स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन्ड। अगर हम ग्राफ बनाते हैं करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में तो स्ट्रेट लाइन आएगा, जैसे कि ये बना हुआ है। करंट को हमने एक्स एक्सिस पे लेना है और वोल्टेज को वाई एक्सिस पे लेना है, और ये लाइन ग्राफ की स्ट्रेट लाइन रहेगी। मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ता है वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा, या जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है करंट भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद आगे जो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच ऑफर ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिस वजह से फ्लो ऑफ करंट में प्रॉब्लम आती है, रुकावट आती है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और ये किस वजह से आती है? दिस ऑपोजिशन कम्स फ्रॉम द कोलिजन ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स ऑफ द सब्सटेंस। कहता है सब्सटेंस के जो एटम्स हैं उनके दरमियान कोलिजन होता है, और उस कोलिजन की वजह से ये ऑपोजिशन आती है। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं जब वो एटम से टकराएंगे तो इसका मतलब कि उनके फ्लो में रुकावट आ रही है, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यूनिट क्या है रेजिस्टेंस का? ओहम। ओहम को भी हमने डिफाइन करना है। कहता है ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। ओहम की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ वोल्टेज इज 1 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पियर देन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि व्हेन a potential difference of 1 volt is applied across the ends of a conductor, एक कंडक्टर के एंड्स पे अगर हम एक कंडक्टर के एंड्स पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उसमें से 1 एम्पियर करंट गुजरता है, इसका मतलब कि उसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी। ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओहम्स लॉ। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए तो आपने स्टेटमेंट लिख के, मैथमेटिकल फॉर्म लिख के, ग्राफ बना के, और आगे ये जो रेजिस्टेंस वगैरह ये सारा लिखना होता है, ओहम की भी डेफिनेशन। शॉर्ट में आए स्टेटमेंट लिखनी है और फॉर्मूला लिखना है, और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन शॉर्ट में आए तो वो लिख के साथ यूनिट उसका डिफाइन कर देना है। ओहम की डेफिनेशन भी सेंटर में शॉर्ट में लैदा से आ सकती है, तो ये ओहम की डेफिनेशन जो लिखी हुई है ये आपने लिख देनी है। ठीक है बेटा। एनी क्वेश्चन अबाउट इट इफ यू आर हैविंग? कोई चीज जो आप इस बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी। ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने करना है। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो है ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। मतलब ओहम्स लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है कि वोल्टेज करंट रिलेशनशिप जो है उसको अगर हम देखें तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी करंट भी बढ़ती जाएगी। अगर ऐसा हो तो इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो फार्मूले के मुताबिक देखें ज़रा कि R इज इक्वल टू क्या है, V ओवर आई। ये एक फार्मूला लिखा हुआ है, R इज इक्वल टू V ओवर आई है। इसका क्या मतलब है कि रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, करंट और वोल्टेज की जो रेशो है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो अगर ये कांस्टेंट ना रहे, मतलब वोल्टेज और करंट की रेशो कांस्टेंट ना रहे, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी ग्राफ। तो अगर ऐसा हो तो इसका मतलब जो कंडक्टर है वो नॉन ओहमिक है। ऐसा हो सकता है कि कुछ कंडक्टर नॉन ओहमिक भी हो सकते हैं और कुछ जो है वो ओहमिक भी होते हैं।
अब नॉन ओहमिक कौन से होते हैं और ओहमिक कौन से होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले डेफिनेशन देख लें। कहता है ओहम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर सर्टेन मटेरियल्स। चंद एक मटेरियल्स पे कहता है ये अप्लाई होता है, और वो कंडक्टर्स हों, और वो कौन से हों, जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। कहता है मटेरियल्स दैट ओबे ओहम्स लॉ एंड हेंस हैव अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज आर सेड टू बी ओहमिक कंडक्टर्स। Materials having resistance that changes with voltage or current are non-ohmic। तो ये डिफरेंस है ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स में। ओहमिक कौन से हैं, वो कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस वोल्टेज को चेंज करने से चेंज ना हो, वो ओहमिक हैं, और जिनकी चेंज हो जाए वो नॉन ओहमिक है। ठीक है जी, ये डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए। कहता है ओहमिक कंडक्टर्स हैव अ लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप। जो ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं इनमें जो वोल्टेज करंट का रिलेशनशिप है वो कैसा होता है कि वो लीनियर, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन बनती है। जैसे कि फिगर में हमने पीछे देखा है, द स्ट्रेट लाइन शोज अ कांस्टेंट रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ओहम लॉ इज ओबेड। फॉर एग्जांपल मोस्ट मेटल्स शो ओहमिक कंडक्ट बिहेवियर। यानी अगर आपसे को पूछ ले कि ओहमिक मटेरियल कौन सा है, तो सिंपल एग्जांपल आप दे सकते हैं कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। ज्यादातर मेटल्स जो है वो ओहमिक होते हैं, लेकिन इधर इसने मोस्ट मेटल्स लिख दिया। तो हमें फिर अगर स्पेसिफिक पूछ लिया जाए तो हमने एग्जांपल, जब आपको डिफरेंस बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक पूछा जाएगा तो आपने उसमें ये एग्जांपल्स दे देंगे। ठीक है जी। इसके बाद जो नॉन ओहमिक हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये ओहमिक की एग्जांपल है, ये देखें, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये ओहमिक मटेरियल के लिए। अब जो नॉन ओहमिक है उसका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। ये देखें, ये जो पहली लाइन है ये ऐसे ऊपर को जा रही है, इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज को बढ़ाने से करंट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही, और इधर क्या है कि वोल्टेज के मुकाबले में करंट जो है उसमें इंक्रीज ज़्यादा आ रहा है। तो दोनों सूरतों में जो है वो रेजिस्टेंस, एक में रेजिस्टेंस कम हो रही है, एक में रेजिस्टेंस बढ़ रही है। दो सूरतें होती हैं नॉन ओहमिक मटेरियल की, कि वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़े या वोल्टेज बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो। तो दोनों दो सूरतें होती हैं, इसलिए हमने दोनों को पढ़ना है। कहता है नॉन ओहमिक मटेरियल्स हैव नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप। नॉन ओहमिक मटेरियल में क्या होता है कि वोल्टेज करंट रिलेशनशिप भी नॉन लीनियर होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। फॉर एग्जांपल फिलामेंट लैंप, जो फिलामेंट लैंप है, मतलब जिसमें फिलामेंट लगा होता है, जैसे बल्ब है ना, तो बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा होता है। एंड थर्मिस्टर, और दूसरा जो है वो थर्मिस्टर है, जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट राइजेस, जो फिलामेंट है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, करंट यानी कम होती है। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब है करंट कम हो रही है। एज इट गेट्स हॉटर विच शोज द ग्रेडियंट। क्लियर है, ये समझ आई है आपको? ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की समझ आई है? आपने इसको जो है वो अलग-अलग से शॉर्ट आंसर्स के तौर पे याद भी करना है। और ओहमिक कंडक्टर लिख रहे हैं तो आपने ये स्ट्रेट लाइन वाला इसमें ग्राफ भी बनाना है, और नॉन ओहमिक लिख रहे हैं तो आपने दूसरे वाला जो ये स्ट्रीपर वाले हैं ग्राफ, जिसमें लाइन ऊपर को जा रही नीचे को जा रही है, ये दोनों भी बनाने हैं। ठीक है बेटा।